डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी किया होगा। इससे पहले हमने एक लेक्चर उस पर रिकॉर्ड किया था। उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर बिहेवियर की एनालिसिस जो हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट का काफ़ी अहम रोल बनता है। जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर यानी कि एक प्रोडक्ट को खरीदने वाला अपने इस्तेमाल के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है, यानी कि वो अपने डिसीजंस कैसे लेता है, हाउ ही टेक्स हिज डिसीजंस। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मैटर फॉर द कंज्यूमर, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं एक कंज्यूमर के माइंड में जब वो कोई चीज़ खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए। और फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ते हैं कि व्हाई इज़ द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप आगे जाके आप देखेंगे कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। वैसे वो ये ऐसी चीज़ है जो हम सब जानते हैं कि प्राइस जब किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करनी है वो ये कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर के मुतल्लिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थ्योरीज है, और बाद में हम उन थ्योरीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास बुनियादी तौर 3 थ्योरीज है, जहां से हम बाद में लॉ ऑफ डिमांड डिराइव करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें फिर जो मुख्तलिफ चेंजेस हम देखते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं या वो चेंजेस हम डिराइव कर पाते हैं। तो हमारे पास 3 थ्योरीज है इसके मुतल्लिक। पहली है द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, दूसरी है द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है या इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है दूसरी, और तीसरी है द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। तो इन 3 में जो है ये तीसरी वाली द रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस जो है वो आपको स्टडी नहीं करनी है, लेकिन जो पहली 2 थ्योरीज है द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एंड द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, तो ये हमने स्टडी करनी है एक एलिमेंट्री लेवल पे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी आजकल इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जो है वो उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये 2 थ्योरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको हमने स्टडी करना है। तो आज हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है वो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे पहले कि इसकी असम्पशंस क्या है, फिर ये थ्योरी क्या है, यानी कि किस तरह हम जो है लॉ ऑफ डिमांड इससे डिराइव करते हैं, और बाद में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। सो लेट अस बिगिन। जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है इसमें हम पहले इसकी असम्पशंस के बारे में जो है बात करेंगे। असम्पशंस वो ख्याल या गुमान आप इसको कह सकते हैं, वो तस्वुरात आप इनको कह सकते हैं, जो एक थ्योरी के पीछे होते हैं, इन द बैकग्राउंड जो होते हैं, बिहाइंड द कर्टेन्स जो होते हैं, और जिनकी बुनियाद पर हम बाद में जो है कोई कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। ये जो हमारे असम्पशंस है इनकी बुनियाद पर एनालिसिस होगी, और फिर एनालिसिस की बुनियाद पर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो लेट अस टेक दिस असम्पशंस, और जब हम असम्पशंस डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम ये असम्पशंस क्यों कर ज़रूरी होते हैं और या इनका मतलब क्या है। देखिए, पहली चीज़ जो हम तस्वुर करते हैं एक कंज्यूमर के बारे में वो ये है कि एक कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में रैशनल तस्वुर किया जाता है।
तो रैशनैलिटी पे मेरा एक वीडियो है जहां पे मैंने बड़े तफसील से रैशनैलिटी को डिस्कस किया है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली एक कंसेप्ट है रैशनैलिटी का। यहां पे बस मैं एक पॉइंट कहूंगा इसके बारे में जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि रैशनैलिटी किसको कहते हैं। देखिए, रैशनैलिटी आमतौर पर हम कहते हैं दानिशमंदी को, अक्लमंदी को, लेकिन इकोनॉमिक्स में रैशनैलिटी का मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज सस्ती मिलेगी, जहां पे आपको ज्यादा सस्ती मिलेगी आप वहां से लाएंगे, या अगर किसी जगह आपको कोई चीज जो है, फॉर एग्जांपल एक जगह आपको वही बनाना केला जो है वो 60 रुपया एक दर्जन मिलता है, तो दूसरी जगह वही बनाना जो है आपको 50 रुपीज में एक दर्जन मिलता है, तो आप 50 वाले के पास जो है वो बनाना खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम फायदा हो, या यूं कहिए कि आप चाहते हैं कि आपकी यूटिलिटी जो है, या यूं कहिए कि आपकी यूटिलिटी जो है वो इससे मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो अगर आपकी कोशिश ये है कि आप अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या फिर अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो उसको हम एक रैशनल बिहेवियर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कोई मुश्किल बात नहीं है इस चीज को समझना। दूसरी जो हमारी असम्पशन है वो कार्डिनल यूटिलिटी की असम्पशन है। प्रीवियस लेक्चर में जो यूटिलिटी के बारे में, उसमें हमने देखा कि कुछ इकोनॉमिस्ट्स थे वो ये तस्वुर करते थे कि यूटिलिटी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि किस चीज से हमें कितनी यूटिलिटी हासिल होती है। तो जिस तरह हम मुख्तलिफ चीजें केजी में या मीटर में या लीटर में मेजर कर पाते हैं, तो इसी तरह हम यूटिलिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये दूसरी असम्पशन यानी कि दूसरा तस्वुर है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बिहाइंड। तीसरी जो असम्पशन इसमें है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जब आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो पहला यूनिट इसका आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा, दूसरा यूनिट कम, तीसरा इससे कम। बहरहाल ये जो दो तस्वुर है कार्डिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आप मेरे पुराने वाले लेक्चर में देख सकते हैं, बड़े तफसील से वहां पे हमने बात की है। तो यहां पे अब और दो चीजें हैं। पहले मैं ये वाली असम्पशन बता दूं। ये कहा जाता है कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है कि हम कितने प्रोडक्ट्स या कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करते हैं, यानी कि ओवरऑल यूटिलिटी डिपेंड करती है कि आप ऑन द होल कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या उनकी कितनी मिकदार आप यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, कोई इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने रैशनैलिटी के बारे में बात की, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात की, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात की। ये तीनों हमने इससे पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, तो ये पॉइंट उतना मुश्किल नहीं है, और अगर याद ना भी रहे तो आपको ये मालूम है ये चीज। लास्ट में हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और ये असम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है, और बुनियादी तौर पर ये असम्पशन इस असम्पशन के साथ मिलके जो है वो हमारा एनालिटिकल जो फ्रेमवर्क है, यानी कि जो हम एनालिसिस करते हैं वो इन दो चीजों की बुनियाद पे एनालिसिस करते हैं, और बाद में हम लॉ ऑफ डिमांड या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वो हम डिराइव करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है। देखिए, हमने इससे पहले देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट की जो है वो डिक्रीज होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका मतलब ये हुआ कि जब आप पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी तरह जितना आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी आप उस प्रोडक्ट की जो है वो आपके लिए कम हो जाती है। तो इसके लिए आप पुराना वाला लेक्चर जो है वो एक बार वॉच कीजिए। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, अकॉर्डिंग टू दिस कार्डिनल यूटिलिटी स्कूल जो है, जिन्होंने ये थ्योरी दी है, वो कहते हैं कि जो आम प्रोडक्ट्स के साथ होता है यूटिलिटी के एतबार से, यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से, वो मनी के साथ नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको एक आम दूं तो आप उसको खाएंगे तो आपको यूटिलिटी हासिल होगी, फिर मैं दूसरी आम दूं, आपको मैंगो दूं तो आप खाएंगे, लेकिन आपको पहली वाली जितनी पहली बार यूटिलिटी हासिल हुई थी उतनी अब नहीं होगी।
तीसरी फिर यूटिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 100 रुपीज नोट दिया जाएगा तो आपको यूटिलिटी हासिल हो जाएगी। अगर आपको और एक 100 रुपीज नोट दिया जाएगा तो इनका कहना है कि भाई यूटिलिटी फिर उतनी हासिल होगी, यानी कि यूटिलिटी में जैसे मैंगो की तरह इसमें कमी नहीं आएगी। मुनी का जो नेचर है और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस स्कूल का। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जब आप पहला प्रोडक्ट यूज करेंगे, पहला यूनिट किसी मुनी का यूज करेंगे, तो अगर आपको पहला यूनिट हासिल हो गया तो मान लीजिए आपको इतनी यूटिलिटी हासिल हुई, यानी कि गेन हुई उसकी वजह से, तो दूसरा जब आपको दिया जाएगा तो आपको फिर इतनी यूटिलिटी हासिल होगी। तो यहां पे क्या था, पहले आपको इतनी यूटिलिटी हासिल हो गई, गेन हो गई थी पहले यूनिट से, लेकिन दूसरे यूनिट से यूटिलिटी आपको हासिल हो गई थी वो कम थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप जो यूनिट्स इंक्रीज करते जाएंगे लेकिन यूटिलिटी में कमी नहीं आएगी। तो इसको हम कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ये ग्राफ जो है वो हमारा इस तरीका का ग्राफ है। तो यहां से तो इंक्रीज होता है यूनिट ऑफ मनी फॉर एग्जांपल, लेकिन यहां से हम देखते हैं ये कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट रहता है का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। टोटल यूटिलिटी तो उसमें तो इजाफा होता जाएगा। आपको पहला यूनिट किसी करेंसी का मिलेगा, फिर दूसरा यूनिट मिलेगा तो आपकी यूटिलिटी डबल हो जाएगी, राइट। तो फिर तीसरा मिलेगा 3 टाइम्स हो जाएगी, चौथा मिलेगा 4 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी वो सेम रहेगी, राइट। तो ये बुनियादी चीज है जो हमने यहां पे याद रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि जो एनालिसिस होती है वो इन 2 कर्व्स की बुनियाद पे होती है, क्योंकि हम पैसों से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और ये जो यूटिलिटी का डिफरेंट नेचर है, मार्जिनल यूटिलिटी का यहां पे और यहां पे, तो यही हमें ये समझाते हैं कि एक कंज्यूमर किस तरह एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचता है। सो यहां पे बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाहता था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें इजाफा नहीं होता है। एंड आई होप कि आप ये जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, ये शेड्यूल जो है ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पे एस्टैब्लिश होगा, और ये काफी आसान है समझना, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, ये चीज तो आपने पहले ही समझ रखी है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक चीज की जो है जब हम ज्यादा यूनिट्स उसके खर्च करते हैं, यूज करते हैं, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। तो यहां पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उसका नाम जो है वो हमने एक्स रखा। तो प्रोडक्ट एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी हम देख रहे हैं। जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 20 है, दूसरे पे 18, तीसरे पे 16, चौथे पे 14। तो ये आपने पहले भी देखा है, पुराना वाला लेक्चर आप सुन सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो मनी है, फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में इसका जो यूनिट है वो रुपी है, 1 रुपी। तो हम ये तस्वीर करेंगे कि 1 रुपए की यूटिलिटी 1 है, राइट। तो अभी जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक्स प्रोडक्ट, इसकी कीमत जो है, 1 यूनिट की कीमत वो 10 है, राइट। तो अभी अगर मैं फिर 10 रुपया दूंगा ये प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, तो मैं अपने जेब से 10 यूटिलिटीज निकाल रहा हूं, यानी कि 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी जो है वो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। और गेट माय पॉइंट, 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी में सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है कि जब आप पहला यूनिट जो है खरीदेंगे तो आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जब आप दूसरा यूनिट खरीदेंगे फिर आप 10 रुपया देंगे। जैसे कि हमने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए अगेन आप 10 यूनिट्स जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो तीसरा यूनिट अगेन 10, तो इसमें जो है वो चेंज नहीं होगा। आप कितने भी यूनिट्स खरीदेंगे तो आप 10-10 रुपया दे रहे हैं, तो हर 10 रुपया के लिए आपकी जो सैक्रिफाइस बनती है वो 10 यूनिट्स ऑफ दिस यूटिलिटी है, ठीक है ना। तो अब देखिए,
ये वो चीज है जो आप हासिल करते हैं, यानी कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको यूटिलिटी हासिल होती है, और ये वो साइड है जहां पे आप यूटिलिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये गिव एंड टेक का मसला है, यहां पे टेक हो रहा है, ये गिव अप आप कर रहे हैं। अब देखिए पहले यूनिट में देखिए क्या है, आप पहला यूनिट खरीदते हैं, यहां से कितना देते हैं आप, 10 रुपया देते हैं आप, तो आपके 10 यूटिलिटीज जो है वो सेक्रीफाइस आप करते हैं, वो देते हैं आप, राइट, कम होते हैं आपको, लेकिन आपको कितने वापस मिलते हैं, 20 यूटिलिटीज आपको मिलते हैं, राइट। तो फायदा है आपका कि नुकसान है, जाहिर सी बात है आपका फायदा है, फिर आप तो 10 यूटिलिटीज जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट। तो यहां पे जो है आप खरीदारी कंटिन्यू रखना चाहेंगे, राइट। तो दूसरा यूनिट जब आप खरीदते हैं तो आप 10 यूटिलिटीज जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और आपको मिलता है कितना, 18 यूनिट्स आपको मिलते हैं। तो अभी आपके जो टोटल यूटिलिटी, ओवरऑल जो यूटिलिटी है उसमें इजाफा हो रहा है, तो आप कंटिन्यू हो जाएंगे। तीसरा यूनिट आपको 10 सेक्रीफाइस करना पड़ता है, 16 हासिल होता है। चौथे पे 10 और 14 हासिल होता है। फिफ्थ पे 10 सेक्रीफाइस और 12 आपको हासिल होता है। तो सिक्स्थ पे आपको 10 देना भी पड़ता है, 10 जो है हासिल भी होता है, राइट। तो अगर आप सेवंथ की अब बात करेंगे, आपको 10 देना पड़ेगा, लेकिन हासिल आपको कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको हासिल 10 तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको गेन कितना हो रहा है, आपका गेन जो है वो 8 हो रहा है। तो आप अब क्या कर रहे हैं कि आप नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि आप 10 रुपया किसी को देके उससे वो प्रोडक्ट हासिल करके बुनियादी तौर पर अपनी यूटिलिटी कम कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि कंज्यूमर लेकिन रैशनल है, वो अपनी यूटिलिटी जो है वो यूं ही नहीं गंवाएगा, यानी कि वो ऐसे पैसे नहीं फेंकेगा जब तक उस चीज से हासिल होने वाली यूटिलिटी पैसे के बराबर ना हो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कंज्यूमर जो है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगा, कंज्यूमर जो है इस पॉइंट पे खरीदेगा, तो इसके नीचे वो नहीं जाएगा, यानी कि वो 7th यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों, वहां पे उसको यूटिलिटी देनी ज्यादा है, हासिल कम करनी है, ठीक है ना। अभी आप बताएंगे कि भाई वो यहां पे ही क्यों नहीं रुकता है, उसको तो एक यूटिलिटी जो है वो काफी हासिल हुई थी। देखिए क्या बात है, यहां पे उसको 10 यूटिलिटीज जो है उनका इजाफा होता है उसमें। अगर वो यहीं रुकेगा तो ये 8 यूनिट यूटिलिटी जो जिसका इजाफा उसके लिए होता है, तो वो जाया करेगा, वो तो उसको मिलेंगे नहीं। यहां पे 6 यूटिलिटीज हासिल होते हैं उसको एक्स्ट्रा, तो वो तो उसको मिलेंगे नहीं। जैसे एक कारोबार की बात, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे वो एक कारोबार कर रहा है, कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक कारोबार हो रहा है। आप चीज तो जो है खरीदते हैं 10 रुपए की, लेकिन आप बेचते हैं 20 रुपए की। आप खरीदते हैं 10 की, 18 की बेचते हैं। तो आप कहां तक जाएंगे, आप इस पोजीशन तक जाएंगे जब तक कि प्राइस और जो खरीदने की और बेचने का प्राइस जब तक सेम ना हो जाए, क्योंकि इससे ऊपर जो है आपको फायदा होगा, इससे ऊपर जो आप जो है नहीं रुकेंगे। ये वो पॉइंट है जहां पे आप रुकेंगे, इससे नीचे आप नहीं जाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, आप मुझे यहां पे ये बताइए कि यहां पे यूटिलिटी कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी वो 10 है, वो आप देख सकते हैं। और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, वो भी 10 है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि आपका इक्विलिब्रियम होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो उस वक्त जो है आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं। अब देखिए हमने ये यहाँ पे रूल बनाया, इसका डायग्राम बना सकते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मसला ये है कि ये हमारा बिहेवियर है, बस यहाँ पे इसको डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है, अदरवाइज इट इज नॉट एनीथिंग स्पेशल और स्ट्रेंज। यहां पे मैंने और एक एग्जांपल ली, क्योंकि सिलेबस में कभी 2 कमोडिटी केस भी होता है, यानी हमने 2 कमोडिटीज का साइमल्टेनियसली बताना होता है कि अगर 2 कमोडिटीज होंगी और उनके प्राइसेस डिफरेंट होंगे तो फिर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के लिए कहां होगा। यहां तो हमने बताया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है एक कंज्यूमर की है, स्टेबल पोजीशन जो एक कंज्यूमर की है वो यहां पे है, इससे ऊपर भी वो नहीं रुकेगा, इससे नीचे भी नहीं वो चला जाएगा।
तो यहां पे इसलिए हम और एक प्रोडक्ट लेते हैं, एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम है, चलो प्रोडक्ट वाई इसको हम कहेंगे। तो यहां पे प्राइस ऑफ वाई है, अर्लियर एक्स था, प्राइस ऑफ एक्स कितना था 10 था, लेकिन अब कितना है, अब 20 है, इसलिए यहां से अब 20 होगा, क्योंकि एक यूनिट करेंसी की जो यूटिलिटी है वो हमने 1 रखी है, इसलिए 20 रुपीज की यूटिलिटी जो है वो 20 यूटिलिटीज है। यहां पे जो प्रोडक्ट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमने लिखी है, तो पहले यूनिट की यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 40 है, फिर 36, 32, 28, so on and so forth। तो यहां पे भी जो एनालिसिस है वो सेम रहेगा। हमने ये देखना होगा कि किस पॉइंट पे एक कंज्यूमर रुकेगा, उससे आगे वो अब खरीदारी नहीं करेगा, यानी कि कोई चीज की कंजप्शन नहीं करेगा। तो यहां पे 6th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज 20 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्राइस इज ऑल्सो 20, ठीक है ना। अभी अगर वो नीचे जाएगा और एक यूनिट, तो ये 60 होगा, ये 16 होगा, ये 20 होगा, दैट मीन्स कि इसको 4 यूनिट्स का घाटा देना होगा अगर ये और एक यूनिट 7th यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। लेकिन कंज्यूमर ऐसा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर हम समझते हैं कि वो रैशनल है, वो जानबूझ के अपना नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। तो ये तो कंज्यूमर का जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यह हमारी इक्विलिब्रियम स्टेबल पोजीशन है कंज्यूमर के लिए जब वो एक्स खरीदता था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। लेकिन अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स क्लब करेंगे तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, तो ये बराबर होते हैं। वो कैसे? देखिए यहां पे क्या है 10/10 और यहां पे है 20/20, राइट। 10/10, 20/20, तो ये 1 हमारा वैल्यू आता है, तो ये सेम है। तो जब पोजीशन ऐसी होगी एक कंज्यूमर के लिए कि ये दो उसके लिए इक्वल हो जाएंगे तो वो एक स्टेबल पोजीशन में होगा, राइट। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है एक कंज्यूमर के लिए। तो अगर इससे फर्दर ये हम पे आपको याद नहीं रहता या कंफ्यूजिंग लगता है तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछिएगा, तो मैं अलग से ये दिखाऊंगा कि ये क्यों कर जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस डायग्राम में मैंने दोनों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्लब किया। सिंपल है, ये हमने अलग अलग ये 2 फिगर्स बनाए थे, अब मैं इनको एक जगह ला रहा हूं। ये देखिए ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स है और ये कांस्टेंट कर्व जो है हॉरिजॉन्टल कर्व जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हमने पहले ही स्टडी कर रखी है। अब देखिए एक पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वो ये वाला पॉइंट है और इट इज 0.6। अभी हमने देखा कि हमारे जो हमने शेड्यूल बनाया वहां पे 6 यूनिट्स पे कंज्यूमर जो है वो रुकता है, वो उसका इक्विलिब्रियम होता है और इसके नीचे अगर वो चला जाएगा तो उसका नुकसान होगा। लेकिन इसके ऊपर जो है पोजीशन है वहां पे उसके लिए वो फायदा है, अगर वो पहले ही रुकेगा तो वो फायदा उसको हासिल नहीं होगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है एक कंज्यूमर के लिए। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, राइट। तो प्राइस ऑफ एक्स इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि हम ये तस्वीर करते हैं कि 1 रुपया करेंसी, 1 रुपया जो यूनिट है करेंसी का उसका 1 यूटिलिटी है, इसलिए मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम हमारे लिए है। मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारे लिए सेम है, क्योंकि एक यूनिट ऑफ करेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी। 2 यूनिट्स ऑफ करेंसी इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी।
तो सेम हो है ना। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर अस। इस एनालिसिस में जो लास्ट पॉइंट हमने समझना है वो है डिमांड कर्व। देखिए ये बस एक इक्विलिब्रियम है, डिमांड कर्व अभी हमने डिराइव नहीं की। तो फाइनल जो पॉइंट यहां पे है वो ये कि हम डिमांड कर्व कैसे डिराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस। अब देखिए ये काफी सिंपल है। आपने प्राइस 10 लिया, राइट, तो 10 यूटिलिटीज इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है ना। अभी अगर आप अपना प्राइस डिक्रीज करेंगे, 8 पे लाएंगे, तो इट मीन्स 8 यूटिलिटीज, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ करेंसी इज इक्वल टू 1 यूटिल, जैसे कि हमने कहा कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की वजह से। तो ये देखिए अब ये हमारा नया प्राइस है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे ले जाएंगे जैसे कि ऊपर वाला था, तो अगर हम ये अब ड्रॉ करेंगे नई एक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की जो कर्व है या जो प्राइस लाइन है, अगर हम उसको अब ड्रॉ करेंगे एक नई वाली को, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम जो है वो यहां पे होगा। देखते हैं ना आप, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है। इसको E1 आप लिखिए या E2 लिखिए आप। तो इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि हमने प्राइस जो है वो कम किया और क्वांटिटी में हम क्या देखते हैं? क्वांटिटी में हम इजाफा देखते हैं। इससे पहले हम जो है 6th यूनिट पे रुके थे, इससे आगे हमने कंजप्शन नहीं की थी। अब हम 7th यूनिट भी कंज्यूम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां पे याद रखनी है कि हमने 7th यूनिट की कंजप्शन क्यों अब करनी है, इससे पहले क्यों नहीं करते थे। वजह यही थी कि उससे पहले जो हमने यहां से भी जो है जो पैसे की सूरत में यूटिलिटी जो है वो सैक्रिफाइस करनी थी वो ज्यादा थी। अब हमसे डिमांड किया जाता है कि आप कम सैक्रिफाइस कीजिए, क्योंकि प्राइस हम रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम 10 to 8। इसलिए क्या होता है कि चूंकि हमने कम अब सैक्रिफाइस करनी है यूटिलिटी, तो अब हम फर्दर जो है यूनिट्स खरीद सकते हैं, राइट। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड, और हमारी क्वांटिटी में जो है 1 यूनिट का इजाफा होता है, यहां से 2 यूनिट्स का डिक्रीज होता है इन द प्राइस। तो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कंजप्शन की वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये प्रोसेस है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, ये हमें एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ डिमांड को। डिराइव भी हम यहां से कर सकते हैं, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों कर जब प्राइस कम होती है तो ज्यादा खरीदा जाता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो कम खरीदा जाता है। हमने यहां पर जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो कम क्यों खरीदा? हमने कम इसलिए खरीदा क्योंकि हमको अब ज्यादा यूटिलिटी सैक्रिफाइस करनी थी, और वहां से जो यूटिलिटी हमें हासिल होती थी जब हम प्रोडक्ट खरीदते थे वो सेम रहती थी। तो इसलिए हमने जो है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कम किया, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x, वो 1 यूनिट पहले ही जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। इसलिए हमने हायर प्राइस पे कम यूनिट्स खरीदे। तो यहां पे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक प्रोडक्ट की होती है, वही हमारी डिमांड कर्व भी बनती है। अब जैसे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, वैसे ही हम प्रोडक्ट की कंजप्शन में या इजाफा करेंगे या कमी करेंगे। यानी कि हमारा जो यहाँ पे फाइनल पॉइंट है वो क्रिटिसिज्म जानना है हमें कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में। जाहिर सी बात है, जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं किसी थ्योरी का तो फिर नई थ्योरीज इसीलिए वजूद में आती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो क्रिटिसिज्म इसको किया जाता है वो उसमें हम 3 पॉइंट्स देखते हैं। पहला है कि इसमें असम्पशन है कि एक कंज्यूमर यूटिलिटी को मेजर कर सकता है, कार्डिनल यूटिलिटी का इसमें तस्वुर है। तो जो नए इकोनॉमिस्ट्स है उन्होंने ये कहा कि जी यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी का तस्वुर दिया या बाकी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की। तो ये वाला जो पॉइंट है आज ये यूजुअली कबूल नहीं किया जाता है, राइट। ये एक पॉइंट है जो इसका क्रिटिसिज्म है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कहा इस थ्योरी के जो
प्रोपोनेंट्स है उन्होंने कहा कि मनी की यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट्स है वो इस पर एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे प्रोडक्ट की यूटिलिटी में हम कमी देखते हैं तो इसी तरह मनी की यूटिलिटी में भी, मार्जिनल यूटिलिटी में भी हम इंक्रीज या डिक्रीज देख सकते हैं। मनी की यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। और तीसरा जो क्रिटिसिज्म इसका है वो ये कि आपने अस्यूम किया, तस्वुर किया कि, ख्याल किया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट की होती है वो डिक्रीज होती है, जिसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक रूल कहते हैं। तो जो इसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये तो आपने एस्टैब्लिश किया ही नहीं, ये तो आपने पहले ऐसे ही ख्याल किया इसके बारे में, बल्कि थ्योरी के जरिए इसको आपने प्रूव नहीं किया, एस्टैब्लिश नहीं किया। तो ये एक वजह है कि ये थ्योरी जो है ये इनकम्प्लीट है, एनालिसिस जो है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये इस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टैब्लिश नहीं करती है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही हमने देखा कि एक फिर डिमांड करो हमारी बनती है। जब आप इन ए सेंस डिमांड करो ही पहले जो है वो अस्यूम करेंगे तो फिर बाकी एनालिसिस जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। तो अहम काम जो था अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स जो इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि अहम काम तो ये था कि आपने ये चीज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपने ये प्रूव करना था, एस्टैब्लिश करना था थ्रू थ्योरी। बहरहाल ये तीन क्रिटिसिज्म हैं जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। आई होप कि ये जो एनालिसिस हमने यहाँ की यू आर कंफर्टेबल विद इट, आपने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे और एनालिसिस आपने समझी होगी। तो अभी भी अगर कुछ इसके बारे में कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस है, तो आप वो जो हमारी यूट्यूब वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। And I hope that you are enjoying these videos, learning from them, and I hope that you will subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.